में मेरे साथी श्री BL वर्मा जी, जिनके निमंत्रण पर मैं आज यहाँ आया हूँ, ऐसे नेपकार्ड के अध्यक्ष भाई डॉलर कुटेजा जी, इफ्को के चेयरमैन और सालों से, दशकों से सहकारिता आंदोलन के साथ जुड़े हुए वरिष्ठ सहकारिता नेता श्री दिलीप संघाणी जी, क्रिप्को के चेयरमैन और उत्तर प्रदेश के सहकारिता आंदोलन को गति देने वाले भाई चंद्रपाल सिंह जी, श्रीमान रविंद्रन जी, और आज के कार्यक्रम में देश भर से कृषि और ग्रामीण विकास बैंकों के उपस्थित सभी अध्यक्ष महोदय, सभी डायरेक्टर और सहकारिता के अलग अलग राष्ट्रीय संगठनों के पदाधिकारी, आप सभी को नेपकार्ड के इस राष्ट्रीय सम्मेलन के अवसर पर मिलकर बहुत हर्ष और आनंद की अनुभूति होती है। मित्रों, आज सबसे पहले मैं नेपकार्ड के चेयरमैन डॉलर भाई, जो अभी अभी चेयरमैन बने हैं, उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। वैसे तो डॉलर भाई मेरे पुराने मित्र हैं, मैं अच्छे से उनको जानता हूँ। कम बोलना, ज़्यादा काम करना, जो करना वो कंक्रीट करना और सातत्यपूर्ण तरीके से करना, ये उनकी विशेषता है। इनके स्वभाव का फायदा निश्चित रूप से नेपकार्ड को मिलेगा, ऐसी मुझे विश्वास है। आज मैं जब यहाँ आया हूँ तब सहकारिता के कैसे आयाम के साथ काम करने वाले हम सभी लोग हैं, जो कृषि विकास के लिए बहुत अहम है, बहुत महत्वपूर्ण है, जिसके बगैर कृषि विकास की, मोदी जी की किसान की आय दुगनी करने की कल्पना को हम परिपूर्ति कर नहीं सकते हैं। आजादी के अमृत महोत्सव के हिस्से के स्वरूप जमीनी स्तर पर सार्वजनिक संपर्क कार्यक्रम करते करते आज एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट बैंक्स के क्षेत्रीय कार्यक्रमों के समापन के रूप में कार्यक्रम किया जा रहा है। मैं उन बैंकों को भी बधाई देना चाहता हूं जिनको भी अवार्ड मिले हैं, केरल, कर्नाटक, गुजरात और पश्चिम बंगाल, जिन्होंने बैंकिंग के अलग अलग आयामों में नाबार्ड और रिजर्व बैंक की गाइडलाइन के रेफरेंस में बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है। ग्रामीण विकास बैंकों को, एग्रीकल्चर बैंकों को सुधार की ओर ले जाने में एक कदम उठाया है। मैं वो सभी को, चाहे रिफॉर्म्स हो, चाहे ऋण वसूली हो, चाहे NPA को कम करना हो, चाहे एडमिनिस्ट्रेशन में सुधार करना हो, ये सभी क्षेत्रों में ये चारों बैंकों ने, जिनका हमें कंसिडरेशन करना पड़े, इस प्रकार से प्रदर्शन किया है। इनको सम्मानित करने का काम भी फेडरेशन ने किया है। मैं चारों बैंकों के अध्यक्ष महोदय और उनको निर्देशक मंडल को भी बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। मित्रों, जहां तक अलग अलग नाम से कृषि और ग्रामीण विकास बैंक जो देश भर में काम कर रहे हैं, इसका इतिहास हमारे देश में 9 दशक पुराना है। अभी ही हमने 1924 में स्थापित अजमेर की भूमि विकास बैंक, तमिलनाडु की लैंड मॉर्गेज बैंक, त्रिशूर की लैंड मॉर्गेज बैंक और वीरभूम की
कृषि और ग्रामीण विकास बैंक को अभिनंदन किया, जो 1924 से 30 के बीच में जिन्होंने एक प्रकार से ये काम की शुरुआत की थी। जहां कर कृषि का सवाल है, एग्रीकल्चर क्रेडिट का सवाल है, इसके दो स्तंभ है, शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म। शॉर्ट टर्म जिसको हम हमारी बोलचाल की भाषा में फसली ऋण कहते हैं, जो सीजन में किसान को जरूरत होती है, बीज लाना होता है, खाद लाना होता है, मजदूरी के लिए चाहिए, जो आमतौर पर डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक्स और पैक्स के हमारे जो स्ट्रक्चर है इसके माध्यम से मिलता है। परंतु 1920 के पहले इस देश का कृषि क्षेत्र पूर्णतया आकाशीय खेती पर आधारित था। बारिश आती थी तो किसान घर में मिठाई बनाता था, अच्छी फसल लेता था और 4 पैसे कमाता था, और बारिश नहीं आती थी तो सर पे हाथ रखकर अपने भाग्य को दोष देता था। ज्यादा बारिश आ जाती थी, फसल धुल जाती थी, तो फिर से असहाय और निसहाय होकर वो बैठा रहता था, इसकी देखभाल करने वाला कोई नहीं था। लगभग 1920 के दशक से लॉन्ग टर्म फाइनेंस के क्षेत्र में ज्यादातर लैंड मॉर्गेज बैंक से उस वक्त नाम से शुरुआत हुई, बाद में उसका रूपांतरण होता गया, नामों का भी होता गया, अलग अलग आयाम पर्पस भी साथ जुड़ते गए, परंतु ज्यादातर लैंड मॉर्गेज बैंक के नाम से ये टर्म लोन फाइनेंस, लंबी अवधि के ऋण की किसान को देने की शुरुआत हुई, जिससे एग्रीकल्चर के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर अपने खेत में बनाने का स्वप्न किसान का सिद्ध होने की शुरुआत हुई। किसी को एक कुआं बना देना है, किसी को बोरवेल बनाना है, किसी को पानी को लिफ्ट कर लिफ्ट इरिगेशन सिस्टम बिठानी है। बैल से ट्रैक्टर का रूपांतरण भी देश में एग्रीकल्चर और ग्रामीण विकास बैंकों के आधार पर हुआ। देश की खेती को, देश की कृषि को भाग्य के आधार से परिश्रम के आधार पर परिवर्तित करने का काम केवल और केवल एग्रीकल्चर और रूरल डेवलपमेंट बैंकों ने किया। ये बहुत बड़ी हमारे एग्रीकल्चर के उपयोग, क्योंकि पहले कोई उनको लॉन्ग टर्म फाइनेंस की सुविधा ही नहीं थी। एक बोरवेल करना है तो किसान पैसा कहीं से प्राप्त नहीं कर सकता, नेशनलाइज बैंक तो रहे दूर किसान को फाइनेंस करने के, और उस वक्त नेशनलाइज बैंक थे भी नहीं। उस वक्त कोऑपरेटिव सेक्टर के इस आयाम ने किसान को आत्मनिर्भर करने की दिशा में बहुत बड़ा शुरुआत किया था, और दीर्घकालीन शाख लॉन्ग टर्म फाइनेंस की व्यवस्था का पृथक स्वरूप धीरे 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 कर हमारे देश में बनाने का काम ये नेपकार्ड के जो मेंबर हैं उन्होंने किया। परंतु आज जरा मुड़कर देखते हैं कि 90 साल की यात्रा में क्या हुआ है। क्या हम इसको नीचे तक परकोलेट कर पाए? जितनी मात्रा में हमारी कृषि की व्यवस्था एक्सपांड हुई है, कृषि व्यवस्था का, कृषि का जितना विकास हुआ है, इतना लॉन्ग टर्म फाइनेंस का विकास हुआ है क्या? आंकड़ों की मीमांसा करते हैं तो हमें मालूम पड़ता है कि आज भी नहीं हुआ है। और यहां कोऑपरेटिव क्षेत्र के, सहकारिता क्षेत्र के ढेर सारे लोग बैठे हैं। मैं सबको कहना चाहता हूं, बैंकिंग क्षेत्र से जुड़े हुए भी कई लोग हैं, नाबार्ड के लोग भी बैठे हैं। मैं सभी को कहना चाहता हूं कि मैं भी मानता हूं, मेरा अभ्यास है इस विषय में, बहुत सारे हर्डल्स है, मगर हर्डल्स को पार कर हमें लॉन्ग टर्म फाइनेंस को जब तक नहीं बढ़ाते, कृषि विकास
जो देश के प्रधानमंत्री जी की कल्पना में है वो असंभव है, वो हो ही नहीं सकता और वो हमारी जिम्मेदारी है, हमें करना पड़ेगा। ढेर सारी चुनौतियां हैं, कई राज्य बड़े बड़े ऐसे हैं कि जिसमें बैंकें चरमरा गई हैं। समय आ गया है कि इस पर भी फिर से एक बार विचार हो, बैंकों का क्या करना, पुनर्जीवित करना है, लिक्विडेट करना है। और मैं मानता हूं ये नाबार्ड की जिम्मेदारी है। सरप्लस फंड को गैर कृषि उपयोगों में डाइवर्ट करना, इससे बैंकिंग की दृष्टि से तो बैलेंस शीट ठीक बन सकता है, मगर उद्देश्यों की परिपूर्ति नहीं होती। नाबार्ड के उद्देश्यों की परिपूर्ति तभी होती है कि एक एक पाई जो उपलब्ध है वो ग्रामीण विकास और कृषि के क्षेत्र में ही फाइनेंस हो, रिफाइनेंस हो और इसके बढ़ावा की। और वो तब तक संभव नहीं है जब तक कृषि के क्षेत्र के अंदर लॉन्ग टर्म फाइनेंस को हम बढ़ावा नहीं देते, इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा नहीं देते, माइक्रो इरिगेशन को बढ़ावा नहीं देते, कोऑपरेटिव इरिगेशन सोसाइटियों को बनाते नहीं है। हमारा एक्सपेंशन का काम होना चाहिए, हमारा एक्सटेंशन का काम होना चाहिए, सिर्फ बैंकिंग काम नहीं है। इसी तरह से एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट बैंकों का भी सिर्फ फाइनेंस करने का काम नहीं है, गतिविधियों को एक्सपांड करने का काम, उसको बढ़ाना पड़ेगा। कई चैलेंजेस है, मैं जानता हूं, किसान की जोत ही छोटी हो गई है, इसके पास 1.5 एकड़ 2 एकड़ भूमि रह गई है, क्या लॉन्ग टर्म फाइनेंस लेगा, क्या अपना बोरवेल बनाएगा, क्या इरिगेशन करेगा। मगर 50 किसान इकट्ठा होकर एक कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाकर इरिगेशन कर सकते हैं या नहीं कर सकते? तो ये कराने का काम एग्रीकल्चर एंड रूरल बैंक का है। हमने हमारे काम के विस्तार के लिए जो कुछ भी हर्डल है उसके रास्ते निकालने पड़ेंगे, व्यवधान जितने भी है इसको पार कर कर आगे बढ़ना पड़ेगा, तब जाकर हम कृषि विकास के हमारे लक्ष्य को पार कर पाएंगे। मित्रों, आज के परिसंवाद के उद्घाटन भाषण में मैं तो इतना ही कहना चाहता हूं कि हम सिर्फ बैंक न चलाएं, नाबार्ड से लेके हर एक कृषि और ग्रामीण विकास बैंक के लिए मैं कहना चाहता हूं, हम सिर्फ बैंक न चलाएं, बैंक बनाने के उद्देश्यों की परिपूर्ति की दिशा में काम करने का हम शुरुआत करें। बैंक तो ढेर सारे थे, क्यों नाबार्ड बनाना? भी रिजर्व बैंक है ही है। बैंक तो ढेर सारे हैं, गुजरात में खेती बैंक कहते हैं हम लोग, खेती बैंक क्यों बनाना, क्यों चलाना? इतनी सारी डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक है। लॉन्ग टर्म फाइनेंस के पर्पस को अचीव करने के लिए सहकारिता के इस क्षेत्र की स्थापना की गई। हम आज भी इरिगेटेड लैंड को बढ़ाने के लिए सभी बैंकों को मैं कहता, अपने बोर्ड में एक बार चिंता करिए, अपने अपने क्षेत्र में कितना इरिगेटेड लैंड बढ़ाया है। और ये जवाब नहीं है कि किसान की जोत छोटी हो गई, कोऑपरेटिव इसका जवाब है। हमें इसमें इनिशिएटिव लेना पड़ेगा, अमूल जैसी कोऑपरेटिव मूवमेंट से हमें सीखना पड़ेगा। उन्होंने सिर्फ संयंत्र नहीं लगाए, उन्होंने गांव में जाकर डेयरी बनाने के लिए पेन लिया, यहां तक कि दूध गांव की डेयरी से जिला के शीत केंद्र पर आते आते बहुत सारा दूध वेस्ट होता था, तो सरकार के साथ मिलकर रोड भी बनाए, वहां तक वो गए। हमने वो मॉडल से सीखना पड़ेगा। और किसान को मध्यम अवधि का ऋण और लंबी अवधि के ऋण के लिए हमने नए नए कोऑपरेटिव के तरीके बनाकर, सोसाइटीज बनाकर देना पड़ेगा। आज जब मैं यहां आया हूं तो अब आशा करता हूं कि सदस्य बैंकों के बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं उसका एक्सचेंज भी यहां पर हो, व्यापार के अंदर, बैंकिंग के अंदर
विविधता भी नहीं आए। अगर इसके लिए आपके उद्देश्यों में बदलाव करने की जरूरत है तो आप मेरे मंत्रालय का जरूर संपर्क कर सकते हैं। हम 2400 घंटे 365 दिन आपको मदद करने के लिए तैयार हैं। इसका एक्सपांशन करने की दिशा में भी हम सोचें। ऋण वसूली की दिशा में भी प्रॉम्प्टनेस लानी पड़ेगी। हमने सुनिश्चित इसका कार्यक्रम बनाना पड़ेगा। सेवाओं का भी विस्तार करना पड़ेगा। ढेर सारे अपने अपने कार्यक्षेत्र के अंदर कार्यशालाएं परिसंवाद कर किसानों में इरिगेटेड लैंड के प्रतिशत बढ़ाने के, अपनी उपज बढ़ाने के, अपने उत्पादन बढ़ाने के, किसान को समृद्ध बनाने के लिए, जागरूकता लाने के लिए परिसंवाद करने पड़ेगा। ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, समय जाते जाते कोऑपरेटिव में एक दूषण आया है जो हम सब ने, सहकारिता आंदोलन के कार्यकर्ताओं ने ही दूर पड़े। पद संभालना, पद के उद्देश्यों की चिंता नहीं करना। चेयरमैन बनना पर्याप्त नहीं है। जिस उद्देश्य के लिए 1924 से ये सेवाएं शुरू हुई है, उद्देश्य की परिपूर्ति के लिए मेरे 3 साल में मैं मैक्सिमम क्या कर सकता हूं, इसकी चिंता करना। और अगर ये संस्कार और मन पर बोझ लेकर आज आप यहां से जाएंगे तो मैं मानता हूं कि ये सम्मेलन अपने आप में सफल हो जाएगा। मित्रों, जो आंकड़े मेरे पास है वो काफी उत्साहवर्धक भी है। लगभग 3 लाख से ज्यादा ट्रैक्टरों को फाइनेंस ये बैंकों ने किया है, मगर देश में ट्रैक्टर 8 करोड़ से ज्यादा है। मैं पहले 3 लाख का आंकड़ा आपको शाबाशी देने के लिए बताता हूं, 8 करोड़ का आंकड़ा लक्ष्य बताने के लिए बताता हूं। ये हमारा काम है। लगभग 5.2 लाख किसानों को हमने मीडियम और लॉन्ग टर्म फाइनेंस किया है, 13 करोड़ किसानों में से। ये हमारा काम है। कोऑपरेटिव सोसाइटी का हम संपर्क करें, उसकी सोसाइटी में पैक्स के अंदर जो किसान लॉन्ग टर्म फाइनेंस लेने चाहता है उसको हमारी बैंक के साथ कोऑपरेटिव सोसाइटी लेकर आए। इस प्रकार की यंत्रणा हमने करनी पड़ेगी, इस प्रकार की व्यवस्था करनी पड़ेगी। मित्रों, ढेर सारी नए रिफॉर्म्स कई बैंकों ने किए हैं, स्वागत योग्य है। मगर मेरा आग्रह है कि डॉलर भाई जब चेयरमैन बने हैं तो फेडरेशन का दायित्व तो है कि रिफॉर्म्स बैंक स्पेसिफिक न रहे, रिफॉर्म सेक्टर, पूरे सेक्टर के लिए। एक बैंक अच्छा काम करता है, फेडरेशन का काम है कि वो इसकी सारे बैंकों को, देश की सभी बैंकों को इसकी जानकारी देकर वहां पर परकोलेट करने का काम हम करें। बैंक स्पेसिफिक रिफॉर्म सेक्टर को नहीं बदल सकते। सेक्टर के अंदर रिफॉर्म हो गए तो सेक्टर अपने आप बदल जाएगा, और सेक्टर बदल जाएगा तो सहकारिता बहुत मजबूत हो जाएगी। कुआं, पंप सेट, ट्रैक्टर, भूमि विकास, हॉर्टिकल्चर, मुर्गी पालन, मत्स्य पालन, कई सारे क्षेत्र है जो आपके काम के अंदर समाहित है। लिफ्ट इरिगेशन स्कीमें, कोऑपरेटिव इरिगेशन सोसाइटियां, मगर उसका एक्सटेंशन करने की जिम्मेदारी हमारी है। हमें इसको आगे बढ़ाना पड़ेगा, तब जाकर जिस उद्देश्य के साथ किसी दूरंदेशी व्यक्ति ने ये महत्वपूर्ण सहकारिता इकाई की शुरुआत की होगी, उसके उद्देश्यों की परिपूर्ति होगी। विशेषकर एग्रीकल्चर फाइनेंस में, चाहे शॉर्ट टर्म हो, लॉन्ग टर्म हो, देश के कई हिस्से, एक दृष्टि से देश लकवाग्रस्त हो गया है। कई जगह एक्टिविटी बहुत अच्छी चलती है, कई राज्यों में बिल्कुल बिखर गई। आज मध्य प्रदेश जैसे राज्य के अंदर एग्रीकल्चर बैंक नहीं, बिखर गया था, बिहार में बिखर गया।
हमने इसको पुनर्जीवित करना पड़ेगा। और जो किसान लाचारी से अपर्याप्तता का भोग बना है, भुक्तभोगी बना है, इसको सहकारिता क्षेत्र ने उंगली बढ़ाकर, उंगली पकड़कर आर्थिक विकास के रास्ते पर चढ़ाने का काम करना है। पूंजी की अपर्याप्तता नहीं है, फाइनेंस करने की हमारी व्यवस्था और हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर चरमरा गए हैं। उसको पुनर्जीवित करना पड़ेगा, उसको फिर से एक बार बनाना पड़ेगा। और हर राज्य के बैंक ने अपने राज्य के ऐसे क्षेत्र को चिन्हित करना पड़ेगा, वहां पैक्स के सम्मेलन करने पड़ेंगे, वहां डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक के साथ जॉइंट फाइनेंस की सिस्टम भी आप कर सकते हैं, कई सारी चीजें कर सकते हैं। और चिंताला जी यहां उपस्थित है, मैं तो चाहूंगा नाबार्ड भी इस दिशा में एक्सटेंशन और एक्सपांशन की एक विंग बनाए, जिससे देश के अंदर जिन किसानों को मध्यमकालीन और लॉन्ग टर्म फाइनेंस चाहिए उसको मिल पाए। संस्थागत कवरेज को पर्याप्त बनाना इस समय की मांग है। मित्रों, मैं एक आंकड़ा इसलिए कहना चाहता हूं कि हमेशा लॉन्ग टर्म फाइनेंस शॉर्ट टर्म फाइनेंस से ज्यादा होना चाहिए, तभी जाकर क्षेत्र का विकास होता है। ये मूल सिद्धांत है फाइनेंस का, बैंकिंग का। लॉन्ग टर्म फाइनेंस जितना ज्यादा होगा, शॉर्ट टर्म फाइनेंस जितना कम होगा, इतनी व्यवस्था तंदुरुस्त होगी, शॉर्ट टर्म फाइनेंस अपने आप बढ़ जाएगा। 25 साल पहले हमारे यहां लॉन्ग टर्म फाइनेंस, एग्रीकल्चर फाइनेंस का 50% था। 50% भी पर्याप्त नहीं है, मगर 50% था। और 25 साल के बाद ये हिस्सा घटकर 25% हो गया है। हमें इसकी चिंता करनी चाहिए। असम, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, पूरा खाका हमारा ढांचा चरमरा गया है। फेडरेशन ने इसकी चिंता करनी चाहिए। वर्तमान में सिर्फ 13 राज्यों में कृषि और ग्रामीण विकास बैंक अपेक्षाकृत दृष्टि से चल रहे हैं, और ये भी मेरे जैसे व्यक्ति की अपेक्षाकृत नहीं, जो सरकार की अपेक्षा है इसके हिसाब से चल रहे हैं। हमारा देश दुनिया में कृषि भूमि की उपलब्धता में दुनिया में 7वें नंबर पर है, और कृषि एक्टिविटी की दृष्टि से अमेरिका के बाद 39.4 करोड़ एकड़ के भूमि के साथ हम दूसरे नंबर पर हैं। कितना बड़ा विशाल क्षेत्र हमारे सामने पड़ा है डेवलपमेंट करने के लिए, और इसी के लिए नाबार्ड की स्थापना की गई कि 39.4 करोड़ एकड़ भूमि अगर पूर्णतः हम इरिगेटेड कर लेते हैं तो भारत नहीं, पूरी दुनिया की भूख भरने के लिए भारत का किसान काम कर सकता है। मगर इसको इरिगेटेड करना है। पानी की कमी है तो माइक्रो इरिगेशन की सिस्टम में ले जाना है, और जोत छोटी हो गई है तो कोऑपरेटिव सोसाइटियों से भी हमने इसको इरिगेट करना है। मित्रों, मेरा आग्रह है कि ये सारी बैंकें फिर से पुनर्जीवित हो, और इसके लिए सरकार काम करे, नाबार्ड काम करे और फेडरेशन काम करे। आने वाले दिनों में नाबार्ड, फेडरेशन और सहकारिता विभाग की एक ज्वाइंट मीटिंग भी मैं बुलाने वाला हूं कि हर एक राज्य में कैसे एक लॉन्ग टर्म फाइनेंस की मजबूत व्यवस्था खड़ी की जा सके। परंतु इसके लिए फेडरेशन ने भी अपनी भूमिका निभानी पड़ेगी। मोदी जी के नेतृत्व में
सहकारिता विभाग ने ढेर सारे कदम उठाए हैं। अभी एक बहुत बड़ा कदम उठाया है कि सभी पैक्स को 2500 करोड़ की लागत से कंप्यूटराइज किया जाएगा। पैक्स, डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक, स्टेट कोऑपरेटिव बैंक और नाबार्ड सभी अकाउंटिंग की दृष्टि से ऑनलाइन हो जाएंगे और इससे पारदर्शिता के साथ पैक्स को चलाने में बहुत बड़ा फायदा होगा। हमने अभी प्रशिक्षण के संदर्भ में भी सहकारिता का विश्वविद्यालय बनाने का भी एक सैद्धांतिक निर्णय किया है। जैम प्लेटफॉर्म पर अभी प्रायोगिक स्तर पर 100 करोड़ से जिसका टर्नओवर ज्यादा है, ये सभी इकाइयां परचेज कर पाएगी, जिससे हमारी परचेज भी सस्ती होगी, पारदर्शिता भी होगी, आरोप भी नहीं लगेंगे बोर्ड में आप पर और करप्शन भी बंद हो जाएगा। सहकारी डेटाबेस ही नहीं है। जब तक डेटाबेस नहीं है, एक्सपेंशन का सोच ही नहीं सकते। इस देश में कितने दरिया किनारे के राज्यों में मछुआरों की सहकारी समिति नहीं है, हमारे पास कोई डेटाबेस नहीं। इस देश में कितनी इरिगेशन में काम करने वाली कोऑपरेटिव्स हैं, हमारे पास कोई डेटाबेस नहीं। इवन कितने गांव पैक्स के लाभ से वंचित है, इसका भी डेटाबेस नहीं। डेटाबेस बनाने का काम भी हमने शुरू कर दिया। इससे बहुत बड़ा फायदा होने वाला है, मुझे मालूम है। एक्सपेंशन तभी हो सकता है जब मालूम हो कि एक्सपेंशन कहां करना है। कहां करना है यही मालूम नहीं है तो एक्सपेंशन हो ही नहीं सकता। तो ये बेसिक काम को भी भारत सरकार के सहकारिता मंत्रालय ने शुरू किया है। पैक्स के एक मॉडल बायलॉज मैंने भेजे हैं। मेरे सभी सहकारिता आंदोलन के साथ जुड़े हुए कार्यकर्ता भाइयों बहनों को मेरा निवेदन है कि पैक्स के मॉडल बायलॉज के अंदर आपका सुझाव और एक प्रैक्टिकल अनुभव का निचोड़ आप जरूर हमें भेजिए। हम पैक्स को बहुआयामी बनाना चाहते हैं, पैक्स मजबूत बनाना चाहते हैं। पैक्स गैस वितरण का भी काम करेगी, पैक्स भंडारण का भी काम करेगी, सस्ते अनाज की दुकान भी वो ले सकते हैं, पेट्रोल पंप भी ले सकते हैं, एफपीओ भी बन सकता है, कम्युनिकेशन का सेंटर भी, पीसीओ भी बन सकता है, नल से जल के वितरण का काम भी पैक्स कर सकते हैं। ढेर सारे आयाम हमने इसके साथ जोड़े हैं। जब कंप्यूटराइज हो जाएगा तो ये सारा आयामों को समाहित करने के लिए एक व्यवस्थित व्यवस्था भी खड़ी हो जाएगी। परंतु इसको मल्टी डायमेंशनल, मल्टीपर्पज बनाना है तो 70-80 साल पहले बने हुए मॉडल बायलॉज को बदलना पड़ेगा। उसमें सहकारिता के तत्व को कम नहीं करना है, सहकारिता के तत्व को तो बढ़ाना है इसमें। परंतु आज के अनुरूप पैक्स में नई नई कौन सी एक्टिविटी जुड़ सकती है, ये जोड़ने के लिए हमने काम किया है। ढेर सारे लोग इसमें अभी एक्टिव हुए हैं। मेरा तो आप सभी से निवेदन है कि इसमें आप जरूर सहभागिता करिए। प्राकृतिक खेती के प्रोडक्ट के मार्केटिंग के लिए भी अमूल एक प्रोजेक्ट पर प्राइमरी काम कर रहा है। हैंडीक्राफ्ट्स के मार्केटिंग के लिए भी हमने एक बहुराज्यीय कोऑपरेटिव बनाने का सोचा है। बीज सुधार के लिए इफको और क्रिप्को को जिम्मेदारी दी है। एक्सपोर्ट के लिए भी एक मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी का एक्सपोर्ट हाउस बनेगा। इसके लिए भी भारत सरकार इनिशिएटिव ले लिए जबर उतारने का काम करेंगे। मोदी जी ने बजटीय आवंटन में भी ढेर सारा बढ़ोतरी किया है कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट के। कृषि के क्षेत्र में नरेंद्र मोदी सरकार ने ढेर सारे काम किए हैं। तो मैं विस्तृत जानकारी देना नहीं चाहता, मगर एमएसपी की बात जरूर कहना चाहता हूं, क्योंकि जो आपसे जुड़ा हुआ है, किसान को मिनिमम सपोर्ट प्राइस मिलता है तो आपका ऋण जल्दी आने की पूरी संभावना है। तो धान की खरीदी में लगभग 88% की वृद्धि की है।
88%। और पहले 2013-14 में 475 लाख मैट्रिक टन धान खरीदा जाता था, आज 896 लाख मैट्रिक टन धान खरीदा जाता है। और लाभार्थी किसान 76 लाख से बढ़कर 1,31 लाख हुए। गेहूं की खरीदी में 72% की वृद्धि की। पहले 225 लाख मैट्रिक टन खरीदते थे, अब 433 लाख मैट्रिक। ये बताता है कि सरकार पूर्णतया हमारे साथ है। किसान क्रेडिट कार्ड, सॉइल हेल्थ कार्ड, जैविक खेती को बढ़ावा, प्राकृतिक खेती को बढ़ावा, कृषि का निर्यात पहली बार $50 बिलियन को पार कर गया है। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के अंतर्गत सिर्फ 8 साल में 64 लाख हेक्टर भूमि को बढ़ाया गया है। 70 साल में 64 लाख हेक्टर और ये 8 साल में 64 लाख हेक्टर। मगर ये सब हमारे लिए पोटेंशियल बढ़ाता है। एग्रीकल्चर के अंदर गवर्नमेंट का इन्वेस्टमेंट जितना बढ़ता है, एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर गवर्नमेंट का इन्वेस्टमेंट जितना बढ़ता है, इतना कोऑपरेटिव का और स्पेशली एग्रीकल्चर फाइनेंस के फील्ड की कोऑपरेटिव की हमारी जो इकाइयां हैं, उनका पोटेंशियल बढ़ता है। तो हमने इस बात पर भी देखना चाहिए। राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन भी शुरू हुआ है, कृषि का यांत्रिकरण भी शुरू हुआ है। एफपीओ लगभग 6800 करोड़ का बजट 10,000 एफपीओ के पीछे खर्च किया है। और डिजिटल ट्रांजैक्शन भी मंडियों के बहुत बड़ी मात्रा में बढ़े हैं। मित्रों, मैं आज इतना ही कहना चाहता हूं कि कोऑपरेटिव क्षेत्र को कोई सरकार बढ़ा नहीं सकती। कोऑपरेटिव क्षेत्र को कोऑपरेटिव ही बढ़ा सकता है और कोई नहीं बढ़ा सकता। सरकार तो आपको सुविधा दे सकता है, मगर सहकारिता का स्पिरिट एक क्षेत्र के अंदर पुनर्जीवित करना और सालों सालों तक बढ़ता रहे, इस प्रकार की सहकारिता क्षेत्र की शुरुआत करना, ये करने की जिम्मेदारी हम लोगों की है। कितना भी पैसा डाले सरकार, कोऑपरेटिव का बढ़ावा नहीं होगा। अगर हम कोऑपरेटिव के स्पिरिट को पुनर्जीवित करेंगे, हमारे लक्ष्यों को पुनर्जीवित करेंगे, लक्ष्यों को प्रति समर्पित रहेंगे, लक्ष्य सिद्धि के लिए पुरुषार्थ करेंगे, तो निश्चित रूप से आने वाले दिनों में $5 ट्रिलियन इकोनॉमी के मोदी जी के स्वप्न को पूरा करने में कोऑपरेटिव की बहुत बड़ी भूमिका होगी। परंतु इस दिशा में हमने आगे बढ़ना पड़ेगा। मैं आपके साथ हूं। कई बार मेरी कटु बातें सुननी भी पड़ेगी आपको, मगर मान कर चलिएगा कि मैं मन से मानता हूं कि देश के 70 करोड़ गरीबों को सम विकास, उसका समावेश विकास की प्रक्रिया में अगर कोई एक सेक्टर कर सकता है तो हमारा कोऑपरेटिव सेक्टर कर सकता है और कोई नहीं। आइए हम सब साथ मिलकर कोऑपरेटिव के मूल मंत्र को पुनर्जीवित करें और एक लंबे समय तक 100 साल पुरानी हमारी ये कोऑपरेटिव मूवमेंट है, बहुत अच्छा योगदान देश के विकास में किया है, मगर अगले 100 साल बहुत अच्छा नहीं, सबसे अधिक योगदान करने वाली हमारी व्यवस्था हो, यही अभ्यर्थना। वंदे मातरम।